नेहा, मुझे सूझ न रहा था कि अब क्या कहूँ। मुझसे वह उम्र में बड़ी थी, अनुभव में बड़ी, हर लिहाज से। मैंने देखा श्रीमती दत्ता के होठों पर आती हंसी बड़ी मुश्किल से रुकी। और उसको तो देखना आप जानते होंगे। जी, पिताजी अच्छा देख लेते हैं। पॉमिस्ट्री। सुना है आध्यात्म से आत्मा को बड़ी शांति मिलती है, बड़ी शक्ति होती है उसमें। आग पर तो आप भी चल लेते होंगे। नहीं नहीं जी। वह हंस पड़ी थी जोर से। बड़े भोले हैं मास्टर जी आप। डॉक्टर साहब ने आपको ठीक ही रखा है बच्चों को पढ़ाने के लिए। श्रीमती दत्ता किस अर्थ में यह सब कह रही हैं, उस समय मेरी समझ में न आ पाया था। कुछ देर बैठकर मैं चलने को हुआ। कभी कभी आप आते रहिए ना, आपसे ज्ञान की कुछ बातें हम भी सीख लेंगे। जी, कल शाम आइए ट्यूशन के समय, हंसते हुए उन्होंने कहा था। इतनी रहस्यमयी थी वह हंसी कि मैं घबरा गया था। ऐसी उखड़ी उखड़ी बातें क्यों की होगी श्रीमती दत्ता ने? नैतिक उत्थान या पतन में कोई भेद नहीं। किसी संभ्रांत महिला का खुले तालाब में नहाना अच्छा लगता है, वह भी पर पुरुष के साथ। सीधा सच्चा होना या बच्चों को पढ़ाना गुनाह है। श्रीमती दत्ता का कहना था कि मन की शांति के लिए उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता है। क्या ऐसे दृष्टिकोण से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है? नहीं नहीं, ऐसे अनेक प्रश्न लौटते समय मुझे मत्ते रहे। तब मेरे संस्कार ही ऐसे थे कि इनके अतिरिक्त कुछ और सोच पाना मेरे लिए संभव नहीं था शायद। श्रीमती दत्ता के विचारों में ही नहीं, जीवन में भी उलझाव सा लगा मुझे। दो चरम बिंदुओं पर जी रही थी वह। सुहास ने एक दिन बातों ही बातों में उनके बारे में जिस रहस्य का उद्घाटन किया था, उससे उनके एक और व्यक्तित्व पर प्रकाश पड़ता था। अंत में उसने जो कुछ कहा था उसका सार था, श्रीमती दत्ता को समझ पाना भगवान को समझ पाने की तरह दुष्कर है। जितनी वह नास्तिक लगती हैं उतनी ही आस्तिक भी हैं। उनके व्यक्तित्व में जितनी कठोरता झलकती है, उसके अनुपात में वह कई गुना अधिक सहृदय हैं, उदार भी। डॉक्टर दत्ता के प्रति जिस हद तक जुड़ी हैं, उसी सीमा तक उनसे अलग भी हैं। अनेक धरातलों पर एक साथ जीने की क्षमता है उनमें। ऊपर से सपाट समतल दिखलाई देने पर भी कई सिलोटे हैं उनके व्यक्तित्व में, खामियां और खूबियां साथ साथ। दूसरे दिन शाम को फिर बुलाया था उन्होंने ना, ठीक ट्यूशन के समय जिस समय तुम्हें पढ़ाया करता था। सचमुच यह एक उनका दूसरा ही रूप था। शाम को जब वहां पहुंचा तब दूसरी ही महिला को बैठे देखा, श्रीमती दत्ता के नाम से। कोई महिला अपने को इतना बदल सकती है, इसकी कल्पना भी मैं नहीं कर सकता। शायद वह दिवाली के बाद दूसरा दिन था। तुम्हारी तरह सफेद कुर्ता सलवार पहने वह उसी कुर्सी पर बैठी थी जिस पर तुम बैठा करती थी। तुम्हारी तरह उन्होंने भी गले पर दुपट्टा नहीं डाल रखा था। सामने पीली पेंसिल थी, कुछ कापियां और किताबें, ठीक उसी तरह बिखरी जिस तरह तुम असावधानी से बिखेर दिया करती थी। जो ही मैंने कमरे में प्रवेश किया, कुर्सी से वह सहसा उठ बैठी थी। मास्टर जी आइए। बड़े आदर से हाथ जोड़कर उन्होंने अभिवादन किया था। उनके जुड़े हुए संगमरमरी हाथ अब तक मेरे स्मृति पटल पर ज्यों के त्यों अंकित हैं। मैं तब तक असमंजस में था, समझ में नहीं आ पा रहा था कि अच्छी भली श्रीमती दत्ता को आज क्या हो गया है। हूबहू ठीक तुम्हारी तरह उनके रूखे रेशमी बाल हवा में उड़ रहे थे। सामने के ऊपर वाले चौड़े दांत पर पेंसिल की नोक से टिक टिक कर रही थी, जैसे तुम किया करती थी कभी कभी सोचते समय। सच्चाया हुआ सा मैं बैठ गया चुपचाप। पता नहीं उनके अभिवादन का क्या उत्तर दिया था मैंने। मुझे क्या पढ़ाएंगे, कामशास्त्र या रामशास्त्र? मेरे बैठते ही उन्होंने प्रश्न फेंका था। मेरी ओर उत्सुकता से देख रही थी, बच्चों की जैसी जिज्ञासा से। श्रीमती दत्ता आज यह क्या कह रही हैं? मैं अभी तक सहज संकोच से उबर नहीं पाया था, असमंजस में था, अजीब सी दुविधा की स्थिति में। तभी वह सहसा खिलखिलाकर हंस पड़ी। हे शंकराचार्य, आप मुझे रामशास्त्र ही पढ़ाइए, कामशास्त्र आपके बस का नहीं। ब्रह्मसूत्र भाष्य पुस्तक उन्होंने मेरी ओर बढ़ा दी थी। इसमें अब मुझे रंच मात्र भी संदेह नहीं रह गया था कि श्रीमती दत्ता आज सचमुच पागल हो गई हैं। क्या कोई सामान्य महिला ऐसा कर सकती है? व्याकरण जानते हैं पाड़िन जी? जी, कुछ कुछ। समास बतला सकते हैं? मैं समझा नहीं। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का भेद इस वज्र मूर्ख शिष्या को समझा सकते हैं? उन्होंने जिस सत्कारपूर्ण रोबीले स्वर में कहा, मैं उससे सचमुच घबरा गया था।
मेरे चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी थी। मैं देख रहा था दांतों के बीच तर्जनी टिकाए वह पता नहीं किन निगाहों से मेरी ओर देखती हुई खिल खिल हंस रही थी। टूटी टूटी अजीब सी हंसी है। मास्टर जी आप पढ़ाइए ना, जो आप ठीक समझे वही पढ़ा डालिए, कुछ तो हमारा ज्ञान वर्धन हो। उसी तरह टकटकी बातें वह देखती रही थी। यह सब अच्छा नहीं लग रहा था, कहीं अपने को आहत महसूस कर रहा था। मैंने सामने रखी पुस्तक उपेक्षा के भाव से तनिक परे सरका दी। अब मैं उठने ही वाला था कि वह सहसा बोल पड़ी। आप बुरा तो नहीं मान गए मास्टर जी? आपको ठीक नहीं लग रहा है तो न पढ़ाइए, पर बैठिए तो सही। मैं चुपचाप बैठा रहा। मेरी बात का बुरा लगा हो तो क्षमा कीजिएगा। पल भर बाद तनिक संयत होते हुए उन्होंने कहा, आपको पढ़ाते हुए देखती हूँ तो मेरा बचपन लौट आता है। मैं अपने को फिर उन्हीं बीते दिनों में महसूस करने लगती हूँ। आप नेहा को कितने अच्छे ढंग से पढ़ाते हैं। ठीक ऐसे ही हमारे मास्टर से भी पढ़ाया करते थे हमें। वे भी इसी तरह शर्माते थे, कभी आंखें उठाकर भी नहीं देखते थे। आपकी तरह उनका भी ध्यान पुस्तकों पर ही टिका रहता था। इसीलिए मैं आपको हमेशा मास्टर जी कहती हूँ। कि नहीं, दो व्यक्तियों में इतनी समानता हो सकती है, सच नहीं लगता। वह हवा में खो गई थी कहीं। मैं बहुत शरारती थी ना, उन्हें खुद तंग किया करती थी। आज आपको देखकर पता नहीं क्या हो गया था। कहते कहते उनका चेहरा गंभीर हुआ है। सामने बिखरे बालों को झटके के साथ पीछे फेंकती हुई वह उठ खड़ी हुई। चलिए ऊपर चलते हैं। मैं चुप। चलिए। इस बार उनका आग्रह टाल ना सका। उनके साथ साथ मैं भी चलने लगा था यंत्रवत।